हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से वेरीफाई करते हैं। तो समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से समझेंगे कि कैसे होता है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको सबसे पहले तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम is directly proportional to the net unbalanced external torque applied। इसको अगर स्टेटमेंट में लिखें तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl ओवर dt, ये dl ओवर dt रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यहां पर l हमारा एंगुलर मोमेंटम है, टाउ एक्सटर्नल के बराबर होगा, ऐसा यूनिट्स में हम इक्वल कर देते हैं और है प्रोपोर्शनल। अब अगर इसी में आपको वेरीफाई करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं, तो बस आपको क्या करना है, समझना है कि किसी सिचुएशन में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो यदि आपके किसी सिचुएशन में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो वहां पर ये dt जीरो उधर जाके जीरो हो जाएगा, यानी कि dl जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। जो एंगुलर मोमेंटम पहले था वही एंगुलर मोमेंटम हमारा बाद में आ जाएगा। तो सिस्टम के लिए बात करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अब कुछ बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले, क्या टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क हमारा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम कहते हैं टॉर्क। अगर इस प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा, या फिर पार्टिकल के लिए बात करें तो mvr। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यानी कि सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर। अगर आप ये फॉर्मूले से लेते हो तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। यानी कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो आपका एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई बराबर रखना है इनका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा। और सिमिलरली एमवीआर वाले तरीके से चलते हैं, एमवीआर इनिशियल इज इक्वल्स टू एमवीआर फाइनल। तो यहां पर अगर आपका मास कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r हो जाता है। यहां पर मास कांस्टेंट रखेंगे तो ये पार्टिकल के लिए बात हो रही है। तो अगर कोई रोटेटिंग पार्टिकल है, उसकी आप रोटेशनल रेडियस घटाते हो तो v बढ़ जाएगा और बढ़ाते हो तो v घट जाएगा। सिमिलरली अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को घटाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिजल्ट आते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब होता है? जब बाहर से कोई टॉर्क ना लगे। टॉर्क का डेफिनेशन क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब टॉर्क जीरो करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका फोर्स जीरो हो जाए, या तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो टॉर्क, वो जीरो हो जाए। तो दोनों ही केसेस को एक बार देख लेते हैं और हम बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी समझ जाएंगे कि कब हमें लगाना है और कब नहीं लगा पाएंगे हम। तो केस वन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा। आप एक सिचुएशन लो, सिचुएशन में एक सिस्टम बनाया, दो पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल को m1 नाम दिया, एक पार्टिकल को m2 नाम दिया, इनके आपस में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, कुछ भी लग सकता है। वी डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, बट वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल कब कहेंगे? जब इसने उस पर लगाया पार्टिकल ने, उस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पर लगाया, उसको हम लोग कहेंगे क्या? इंटरनल फोर्सेस। कूलाम फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन होना क्या चाहिए? इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो अब इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आपको बोनस में यहां पर क्या मिल रहा है? फोर्स जीरो है ना, तो लीनियर मोमेंटम भी आप कंजर्व कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी आपको तो। चाहे आप पॉइंट ए के, कोई रैंडम पॉइंट ए के अबाउट निकालो,
चाहे किसी रैंडम पॉइंट बी के अबाउट निकालो। आपके लीनियर जो लीनियर मोमेंटम उसमें तो पॉइंट का प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट ही आप देखते हो। तो पॉइंट के अबाउट, चाहे ए के अबाउट, चाहे बी के अबाउट, चाहे सी के अबाउट, चाहे डी के अबाउट, सिस्टम अगर टॉर्क लग ही नहीं रहा, बाहर से नेट टॉर्क 0 है, तो फिर वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। दूसरा केस क्या बताया मैंने कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है। अब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, केवल कि जो आर परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाए। देखते हैं जरा, सिस्टम है, इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, साथ में एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा दिया आपने। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया आपने तो आपको कोई पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब वो पॉइंट उस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। कौन सी लाइन पर? एक्सटर्नल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स की, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन, इस पर रहेगा। तो पॉइंट ए के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि ए से फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी 0 है। लेकिन बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि बी के अबाउट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए के अबाउट, जो कि लाइन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पर काम कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बी के अबाउट देखें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज फ्रॉम पॉइंट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट 0, सो एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट 0। आई होप यू गेट द आइडिया। नाउ विल मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, और कुछ हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं, वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि हिंज्ड ऑब्जेक्ट की जब हम बात की जाती है, तो हिंज्ड ऑब्जेक्ट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने वाली बात आती है, वहां पर वो हिंज के अबाउट ही आता है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता क्या है। कि जैसे आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें आपने एक रॉड लिया और एक गेंद लिया, पार्टिकल लिया। रॉड को आपने किसी पॉइंट ओ पर हिंज कर दिया, ठीक। अब आपने गेंद को या पार्टिकल को चलाया और वो रॉड से जाके टकराया। रॉड मान लेते हैं चल भी रहा था या रुका हुआ था, उससे हमें बहुत ज्यादा केयर नहीं है। अब हम इसका फोर्स, जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फोर्सेस हैं, वो बना के देखते हैं। तो जब ये टकराएगा तो फोर्स कैसे लगेंगे? टकराने के दौरान 3 फोर्स यहां पर काम करेंगे। 3 फोर्स, एक गेंद ने जो रॉड पर लगाया उतना ही रॉड गेंद पर लगाएगी, और एक साथ में हिंज पर भी फोर्स आएगा, ठीक। अब ये 3 फोर्स हिंज पर या हिंज ने रॉड पर फोर्स लगाया, ये 3 फोर्स हो गए। अब इसमें जो गेंद और रॉड का अगर आप सिस्टम मान रहे हो, हियर वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ रॉड एंड बॉल, यहां पर बॉल को पार्टिकल भी बोल रहे हैं। तो अगर इनका सिस्टम आप मानते हैं तो हिंज कहां हो गया? बाहर वाला हो गया। बाहर वाले के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है हमारा, वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा, और उसके कारण टॉर्क आपका अगर 0 हो रहा है तभी आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो। तो वो टॉर्क 0 किसके लिए होगा? इस लाइन पर ही होगा। कोई पॉइंट आप लेते हो और सबसे अच्छा पॉइंट हमारा ओ है। अच्छे से मेरा मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सारी डिस्टेंसेस वगैरह देखना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है। तो O यानी कि हिंज के अबाउट आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। जो बॉल और रॉड का फोर्स है वो इंटरनल है, ये एक्सटर्नल टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकते। तो केवल हिंज के लिए आप देखोगे, और हिंज के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। हिंज के फोर्स की हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो हिंज का टॉर्क भी 0 है। इसीलिए आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। अब इसी में अगर हमें न्यूमेरिकल क्रिएट करना है, तो आपसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी, रॉड और गेंद की पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी, और कहा जा रहा है कि टक्कर के बाद पार्टिकल स्टॉप्स। पार्टिकल यानी कि गेंद, ये एक पार्टिकल है, गेंद है 2m मास की, v0 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, जो कि बिल्कुल एंड पर जाकर के टकराती है किससे? एक रॉड से, जो कि O पॉइंट पर हिंज्ड है, एक स्मूथ टेबल पर ये पूरा एक्शन हो रहा है, जिसका मास, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और इनिशियली ये रेस्ट पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या होगा टक्कर के बाद, जबकि आपका जो टक्कर के बाद गेंद है वो रुक जा रही है। तो टक्कर के पहले आपने सिचुएशन समझी, जहां पर आपने सिचुएशन में देखा कि जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है,
रॉड का वो 0 है और एंगुलर मोमेंटम है बॉल का, mvr से निकाल लो यहाँ पर, वो हो जाएगा 2m v0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी हमारी, यही वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी l। और अगर टक्कर के बाद की बात करें तो l रॉड, एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं टक्कर के बाद ओमेगा मिलती है, तो आई ओमेगा, आई रॉड इंटू ओमेगा। आई अब पता ही है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ml²/3। यहां पर इसका अब रेस्ट पर आ जाना है, रेस्ट पर आ जाना है तो एल बॉल यहां पर 0 हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, सिस्टम के पहले का मोमेंटम और सिस्टम के बाद का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि हिंज के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा। तो बिफोर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एल इनिशियल, रॉड का तो 0 था, इसका था 2mv0l, और एल फाइनल में रॉड का भी हो जाएगा ml²/3 ओमेगा प्लस 0, गेंद का हो जाएगा 0। एज टाउ एक्सटर्नल अबाउट हिंज 0 है तो एल सिस्टम 0 हो जाएगा, यानी कि एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, सिस्टम का सेम हो जाएगा, यानी कि 2mv0l इज इक्वल्स टू ml²/3 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। और आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6v0 डिवाइडेड बाय l। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट देंगे, m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा, 3 2 जा 6 और l नीचे। ये एक केस दिया था। इस तरह के और भी कई सारी सिचुएशन हमें दे सकते हैं और सबके सबको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा उसी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। अब बात आती है रियल लाइफ एग्जांपल्स की। जैसे कि हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल अर्थ और सन से बढ़िया क्या मिलेगा, जो हमारे डेली देखने को मिल रहा है। आपको केपलर ने समझाया, भले ही आप पूरे इसको नहीं देख रहे हो लेकिन फिर भी आपको बेसिक आइडिया अर्थ और सन का काफी अच्छे से है। क्या कि अर्थ रोटेट्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड दी सन। जो अर्थ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या रहता है कि जो फोर्स है वो केवल ग्रेविटेशनल लगेगा और एलिप्टिकल ऑर्बिट में डिस्टेंस बदलती रहेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए जो ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन है और अर्थ पर लगने वाले ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सन ओ। इस जगह से पास करेगी सन, अर्थ जो सन का सेंटर है वहां से। तो इसके अबाउट एक्सटर्नल जो टॉर्क आएगा आपका अर्थ के लिए, जो टॉर्क लगेगा वो 0 हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ कंजर्व रहेगा ओ पॉइंट के अबाउट। आपको बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सटर्नल टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट 0 रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो जैसे अर्थ यहां पर है तो ये भी लाइन हमारी फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की ओ से निकल रही है। अर्थ घूम के कहीं और आ गया तो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन, और अर्थ घूम के कहीं और चला गया तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ओ से ही निकलेगी। अब यहां पर आपने क्या देखना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, यानी कि एम अर्थ, वी अर्थ, आर अर्थ और सन, इनिशियल या जो भी है इसको कांस्टेंट कर देते हैं हम, यानी कि मास तो देखो अर्थ का बदलने नहीं वाला घूमते घूमते, तो v अर्थ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ रोटेशन और रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अगर कहीं पर रेडियस ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी कम है और कहीं पर रेडियस कम है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखो r की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब अर्थ होगी तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे r की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिनिमम। यानी कि जब अर्थ दूर होती है, यानी कि सर्दियों के समय अर्थ थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है स्पेस में एज कंपेयर टू गर्मियों में जब अर्थ सन के काफी नजदीक होती है। तो ये केस है, इसकी वजह से वेदर में काफी फर्क पड़ते हैं, काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं जो हमें अब समझने में और क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि एक रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। एक रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। इस रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किसी भी एक किनारे पर सर्कमफेरेंस पर एक इंसेक्ट, कीड़ा, छोटा सा इंसेक्ट खड़ा हुआ है।
मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म घूम रहा है यानी कि वो भी प्लेटफॉर्म के साथ घूम रहा है। कहा जा रहा है इंसेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी यानी कि यहां से यहां जा रहा है। आपको बताना है इंसेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी, तो क्या फर्क पड़ेगा जब इंसेक्ट गोज फ्रॉम ए टू सी, तो यहां पर चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे। तो पहले तो समझ ले कि ये सिस्टम क्या है, ध्यान रखें सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। सिस्टम है हमारा यहां पर प्लेटफॉर्म प्लस इंसेक्ट। तो इस पूरे सेटअप में जब ये इंसेक्ट ए से सी जाता है तो आई प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, कांस्टेंट। आई प्लेटफॉर्म कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। आई इंसेक्ट के साथ चेंजेस होंगे। आई इंसेक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, mr²। अब मास तो नहीं बदल रहा है इंसेक्ट का, लेकिन रेडियस तो बदल रही है जैसे जैसे ये नजदीक जा रहा है। तो पहले फर्स्ट आई डिक्रीजेस, देन आई ऑफ व्हाट, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। देन आई इंसेक्ट increases to the same value। सेम वैल्यू से मतलब है बी पर जब वो पहुंचेगा, सी पर जब वो पहुंचेगा तो उतना ही होगा इंसेक्ट की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ए पर इंसेक्ट था, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों ही केसेस में। चलो अब इस पूरे जो पूरा हमारा सेटअप है, इसका जो एक एनिमेशन है उसको समझ लेते हैं, उससे बेहतर हमें आइडिया लगेगा। तो जब हमारा ये चलना शुरू करेगा अंदर की तरफ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब प्लेटफॉर्म का तो बदल नहीं रहा, इंसेक्ट का कम हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां भी कम मिले कम होगा, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। आपको दिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। और जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, जब ये सेंटर तक जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे जैसे दूर जाएगा तो बढ़ेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हमारी फिर से कम होगी। कम होकर के भी उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी, कंसीडरिंग बाहर से कोई भी फोर्स, टॉर्क, फ्रिक्शन, किसी तरह की कोई चीज बाहर से नहीं लग रही है। तो ओमेगा जो आपके 3 केसेस बने, तो ये ए पर था, यहां पर बी पर है और यहां सी पर है। तो ओमेगा जो ए का है वो ओमेगा सी का रहेगा, लेकिन ये दोनों ही ओमेगा हमारे कम होंगे ओमेगा बी से। ऐसा क्यों, क्योंकि आई सिस्टम ए पर जो है वो बराबर है आई सिस्टम सी के, और जो आई सिस्टम बी पर है वो छोटा है आई सिस्टम बी से। आपको पता है जहां आई घट जाता है वहां पर ओमेगा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में आया होगा, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए आप ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। और ये बेसिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।